हाय फ्रेंड्स, ज्ञान भारती के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मध्य प्रदेश की जनजातियों के क्रम में आज हम लेकर आ गए हैं कोल जनजाति। कोल जनजाति जिसका सभी ने नाम सुना होगा, कोल जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील, गोंड और उसके बाद कोल तीसरी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो आइए जानते हैं कोल जनजाति के बारे में। यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 11.67 लाख 11.67 लाख है, जो कि कुल जनजातीय आबादी उसका 7.6% है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में आता है कि जो कोल जनजाति या कोई भी जनजाति है उसका कुल जनजातीय आबादी में कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 7.6% हिस्सा जो है वो कोल जनजाति का है और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोल मुंडा समूह, ध्यान रखेंगे, कोल मुंडा समूह आस्टिक परिवार की जनजाति है। मुंडा समूह आस्टिक परिवार की जनजाति है, जिसे कोल या कोलेरियन नाम मैक्स मूलर ने दिया था। कोल या कोलेरियन नाम मैक्स मूलर का नाम ध्यान रखेंगे, मैक्स मूलर ने इन्हें कोल या कोलेरियन नाम दिया था। कुछ समाजशास्त्री इन्हें आग्नेय भी कहते हैं, आग्नेय को भी याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि आग्नेय है। लेकिन मैक्स मूलर ने, जो हम आज के परिवेश में जानते हैं कोल या कोलेरियन, वो नाम दिया गया है मैक्स मूलर द्वारा। मूल निवास कोल जनजाति मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत के कैमोर श्रेणी के मूल निवासी हैं। मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत के कैमोर श्रेणी, जो कि विंध्य क्षेत्र से निकलती है, कैमोर श्रेणी के मूल निवासी हैं। कोल मध्य प्रदेश के रीवा जिले को अपनी रियासत बताते हैं। अगर कोल का इतिहास देखा जाए तो मध्य प्रदेश के रीवा से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है और ये किसी जमाने में रीवा में इनका शासन भी था। आज भी इनके कुछ पुराने किले, अवशेष, खंडहर हमें यहां देखने को मिलते हैं, जिनका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं। अपनी रियासत बताते हैं। रीवा की सिमरिया तहसील का कुराली गांव, ध्यान रखेंगे, रीवा की सिमरिया तहसील का कुराली गांव कोल जनजाति का मूल स्थान है। रीवा की सिमरिया तहसील का कुराली गांव ध्यान रखेंगे, कोल जनजाति का मूल स्थान है। जबकि मध्य प्रदेश के कोल अपना मूल स्थान फरेंदा गांव को बताते हैं, जिसका नाम बदरी राजा भी है। मध्य प्रदेश के जो कोल हैं वो अपना मूल स्थान कहां बताते हैं? फरेंदा गांव का बदरी राजा। और उत्पत्ति भी इनकी रीवा से हुई, सिमरिया तहसील के कुराली गांव से। तो संपूर्ण विश्व में जो कोल फैल गए, मध्य प्रदेश के अलावा भी जो बाहर फैले और विश्व तक में फैल गए, उनकी उत्पत्ति रीवा से हुई। कहां से? कुराली गांव या बदरी राजा, फरेंदा गांव, ये तीनों आपको याद रखने हैं। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, जबलपुर, राजगढ़, सिंगरौली, पन्ना, मंडला जिलों में पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक आबादी रीवा जिले में है। ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक आबादी जो है वो रीवा जिले में है और साथ ही रीवा के आसपास के जितने जिले हैं, रीवा संभाग के अलावा भी आसपास के जिलों में कोल जनसंख्या जो है वो पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो रीवा जिले में है। उपजातियां, दो उपजातियां हैं, रौतिया और रौतले, ये दो उपजातियां हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। तो गोत्र के आधार पर हम देखें, दो उपजातियां, जैसा कि हमने पढ़ लिया, दो उपजातियां जो कि हैं रौतिया और रौतेले, और गोत्र के आधार पर अलग अलग जिलों में जो विभाजित हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। तो रीवा में कौन कौन से गोत्र हमें मिलते हैं? आपने भी इनमें से कुछ गोत्रों के बारे में जरूर सुना होगा। तो रीवा में रौतिया, ठकुरिया, कथरिया, खंगार, कठोतिया, बिंज और खरवार गोत्र रीवा में देखने को मिलते हैं सामान्य तौर पे। सतना में कविरहा और कुढ़ा गोत्र के लोग मिलते हैं, कोल समाज के। शहडोल में रौतेल, चेथहा, नरछिहा और मवासी शहडोल में गोत्र देखने को मिलते हैं। सीधी में रौतुआ, जिन्हें रावत भी कहते हैं, साथ ही मडनहा और लोनिया, जो कि भूमिया भी कहलाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं सीधी में। जबलपुर में गढ़वारिया, कगवारिया, कुंदहा और दशहरा गोत्र के कोल समाज के लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद देखते हैं 11 टोटमिक गोत्र हैं, बड़गैया, वटवृक्ष और कठौतिया, कठौता, कथरिया और कथरी के आधार पर। तो ये जो तीनों मैंने पढ़े हैं उसमें से देखिएगा, बड़गैया यानी वटवृक्ष के आधार पर इनका गोत्र रखा गया है। दूसरा कठौतिया, कठौता जो कि लकड़ी का एक पात्र होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है, जिसमें भांति भांति के काम हम कर सकते हैं।
काले कलर का सामान्य तौर पर उसमें पेंट किया हुआ रहता है। तो लकड़ी का बना हुआ एक पात्र होता है, उसके आधार पर ये कठौतिया बना, और कथरिया जो कि कथरी होती है, एक तरह का कपड़ा होता है, तो कथरिया के आधार पर, कथरी के आधार पर कथरिया बना। तो 11 टोटमी गोत्र होते हैं, और गोत्र के आधार पर जिलों में कौन कौन से गोत्र पाए जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कोल समाज के सामाजिक संगठन के बारे में। तो सामाजिक संगठन पुरुष प्रधान परिवार होता है, जो कोल समाज होता है वो पुरुष प्रधान होता है, लेकिन महिलाओं को भी बराबर का माना जाता है, और श्रम में महिलाएं पुरुष के बराबर ही काम करती हैं कोल समाज में, और दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन प्रधानता जो है वो पुरुष समाज की होती है। परिवार एकल व संयुक्त दोनों प्रकार के होते हैं। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कोल समाज की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। तो गोहिया पंचायत का नाम है, मुकद्दम जो है वो मुखिया का नाम है। ध्यान रखेंगे, कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है और पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। मुकद्दम, पंचायत में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो मुकद्दम मुकदमे से बन गया। तो ध्यान रखेंगे गोहिया और मुकद्दम को। इसके बाद देखते हैं चौधरी। चौधरी, इसे महतो या गोटिया भी कहते हैं। यह गांव या टोले का मुखिया तथा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। चौधरी, चौधरी जो कि सामाजिक संगठन का एक व्यक्ति है, एक कड़ी है। ध्यान देंगे, चौधरी इसे महतो या गोटिया भी कहते हैं। यह गांव या टोले का मुखिया होता है तथा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसकी आज्ञा के बिना ना तो कोई पूजा हो सकती है और ना ही कोई त्योहार मनाया जा सकता है। तो चौधरी की पावर के बारे में आप जान गए कि बिना इसकी परमिशन के कोई त्योहार या कोई पूजा नहीं हो सकती है। यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन? चौधरी। चौधरी के बाद एक और महत्वपूर्ण पद होता है, वो होता है बरुआ का। बरुआ यह कोलों का धार्मिक नेता होता है। धर्म के बारे में सारे डिसीजन जो है वो बरुआ ही लेता है चौधरी की सलाह से। तो जो धार्मिक नेता है वो बरुआ कहलाता है। इसके बाद भुइहार, इसे ओझा पंडा देवार भी कहते हैं। झाड़ फूंक, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी में पारंगत होते हैं। जड़ी बूटी में पारंगत होते हैं, यानी ये चिकित्सक भी होते हैं। कौन होते हैं? भुइहार। ये ओझा पंडा देवार भी कहते हैं, इन्हें ओझा पंडा और देवार भी कहते हैं। और ये जड़ी बूटियों में भी पारंगत होते हैं, यानी ये कोल समाज के चिकित्सक भी होते हैं, भुइहार। उसके बाद होता है न्यूतिहा या न्योतिहा। कोल समाज में गांव के लोगों को आमंत्रण न्योता देने का कार्य जो है वो न्योतिहा का होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद है जो सामाजिक संगठन में है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गांव एवं आवास को देखते हैं। कोलों के गांव को कोलिन टोला कहते हैं। कोलों के गांव को कोलिन टोला कहते हैं। कोल से बना कोलिन, और जहां रहते हैं वो टोला हो गया, तो कोलिन टोला कहते हैं। कोलों के घर को मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। ये मिट्टी व घास फूस से बने होते हैं। कुल्हान कोलों की घनी बस्ती को कहते हैं। कुल्हान जहां कोलों की घनी बस्ती होती है उसे कुल्हान कहते हैं। सामान्य तौर पर कोल जनजाति के जो लोग हैं वो बड़ी बस्तियों, शहर के नजदीक, गांवों के नजदीक जहां पे समृद्ध आबादी है वहां निवास करते हैं। और इसी वजह से जो इनका कल्चर है पूरी तरह से हिंदुओं का कल्चर है। और आधुनिक समाज में जो भी परंपराएं होती हैं, जो भी, चाहे वो शादी ब्याह से जुड़ी हो, धार्मिक त्योहारों से जुड़ी हो, धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हो, लगभग 100% कोल समाज ने अपना लिया है। और जो एक्टिविटीज एक समृद्ध घर में होती हैं वही सारी एक्टिविटीज कोल परिवार में भी होती हैं। अब देखते हैं कोल जनजाति की सामाजिक परंपराओं के बारे में। तो सामाजिक परंपराओं में सबसे पहले देखते हैं जन्म संस्कार। कोल जनजाति में प्रसव को जनना कहते हैं। सामान्य तौर पर सभी जानते हैं जनना क्या होता है, तो कोल जनजाति में प्रसव को जनना कहते हैं। मदाइन प्रसव पीड़ा में दर्द निवारण के लिए पिलाया जाता है। मदाइन एक तरह की महुआ से बनी हुई देसी शराब है या पेय पदार्थ है, हम कहें अगर सामान्य भाषा में, तो महुआ का बना एक पेय पदार्थ है जिससे थोड़ा सा नशा जो है वो आता है। तो प्रसव पीड़ा में दर्द को कम करने के लिए ये पिलाया जाता है। हालांकि आजकल के परिवेश में कोल जनजाति में भी लगभग ज्यादातर जो प्रसव हैं वो संस्थागत हो गए हैं, अस्पतालों में होते हैं, लेकिन एक तरह का ये चलन है जो कि आपको जानना चाहिए। मदाइन जो कि दर्द निवारण के लिए पिलाया जाता है। जन्म के बाद माता द्वारा थैली को घर में गाड़ने की परंपरा है। माता द्वारा थैली को, जो कि प्रसव के बाद जो थैली निकलती है उसे घर में गाड़ने की परंपरा है, माता द्वारा ये किया जाता है। बरहों आप सभी जानते हैं, सभी परिवारों में बरहों मनाया जाता है। बरहों जन्म के 12वें दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भोज का आयोजन होता है। जैसा कि मैंने कहा कि जो एक समृद्ध परिवार में, समृद्ध घर में चीजें होती हैं वो सारी चीजें कोल समाज में भी होती हैं, क्योंकि ये
ज्यादातर घनी आबादियों और समृद्ध लोगों के बीच में ही बसे। इसके बाद मुंडन, शिशु के 3 वर्ष के हो जाने पर रामनवमी व बसंत पंचमी के दिन किसी देवी स्थल पर मुंडन संस्कार होता है। बुआ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जैसा कि आप लोगों के घर में भी होता है। आप अगर जो मैं बता रहा हूं वो आप देखेंगे तो आपके घर में भी लगभग यही परंपराएं होती हैं। विवाह प्रथाएं, कोल जनजाति में बहुविवाह प्रथा पाई जाती है, परंतु वधु मूल्य का प्रचलन नहीं पाया जाता। अभी तक हमने जितनी जनजातियां पढ़ी थी उनमें वधु मूल्य का प्रचलन पाया जाता था, लेकिन कोल समाज में, जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन बिल्कुल नहीं है। कोल जनजाति में बहुविवाह प्रथा पाई जाती है, लेकिन विवाह का प्रस्ताव लड़के के परिवार की तरफ से लड़की के परिवार में लाया जाता है। विवाह में मंडप छाजन, मायन पूजा, माटी मांगर, तेल चढ़ाना, परछन, जनवासा, द्वारचार, ओली भराई, लावा परसाई, सिंदूर दान, मंगल फेरे, कन्यादान, पांव पुजाई, कोहबर जैसी सभी रस्में होती हैं जो कि किसी भी घर में, किसी भी समृद्ध परिवार में पाई जाती हैं, देखी गई हैं। कोल जनजाति में विधवा विवाह और पुनर्विवाह की परंपरा नहीं है। विवाह के समय मंडप के नीचे कोल महिला तथा पुरुष कोल दह का नृत्य करते हैं। कोलों का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जो नृत्य है वो है दहका नृत्य, या कोल दहका इसे कहते हैं। चूंकि कोल करते हैं तो इसे कोल दहका कहते हैं, इसे दहका नृत्य बेसिकली कहा जाता है। तो विवाह के समय मंडप के नीचे कोल महिला व पुरुष कोल दहका नृत्य करते हैं। विवाह भोज में बकरे की बलि देने की परंपरा है। मगनी विवाह को उत्तम माना जाता है। राजी बाजी विवाह तथा विधवा विवाह भी पाया जाता है आज के परिवेश में, लेकिन पहले विधवा विवाह की परंपरा नहीं थी, परंतु अब विधवा विवाह भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हो रही है उसे आप ध्यान मत दीजिएगा। विधवा विवाह की परंपरा अब कोल समाज में भी आ चुकी है। तो मगनी विवाह सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। इसके अलावा राजी बाजी विवाह और विधवा विवाह की परंपरा भी आ गई है और बहुविवाह पाया जाता है। और महत्वपूर्ण चीज कि वधु मूल्य चुकाने की परंपरा कोल जनजाति में नहीं है। मृत्यु संस्कार, कोल जनजाति में शव को जलाने, दफनाने एवं जल दान देने की परंपरा पाई जाती है। जलाने, दफनाने एवं जल दाग देने की परंपरा पाई जाती है। बच्चों एवं कम उम्र के अविवाहितों को दफनाया जाता है। विवाहित बड़े बूढ़ों को जलाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसा ही लगभग सभी समाजों, सभी परिवारों में पाया जाता है। अब जानते हैं देवी देवताओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ठाकुर देव। ठाकुर देव ये गांव के रक्षक, ग्राम देवता होते हैं, यानी ग्राम के जो देव हैं वो ठाकुर देव हैं। देवी आपत्ति और बीमारियों से रक्षा करते हैं। बरुआ को समय समय पर ठाकुर देव के भाव आते हैं। बरुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बरुआ कौन होते हैं। बरुआ जो होते हैं कोलों के धार्मिक नेता होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि धर्म कर्म के सारे काम जो है वो बरुआ ही देखते हैं। तो बरुआ को समय समय पर ठाकुर देव के जो है वो भाव आते हैं। इनका स्थान गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे होता है। वृक्ष के ऊपर सफेद पताका फहराई जाती है। तो इनका जो स्थान होता है, जो वृक्ष के नीचे, गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे होता है और उस वृक्ष के ऊपर सफेद रंग का एक झंडा जो है वो लहराता रहता है। तो ये है ठाकुर देव जो कि ग्राम देवता होते हैं। और बरुआ को ठाकुर देव के भाव जो आते हैं, भाव आना यानी जो हम देखते हैं कि देवी देवता किसी को चढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर एबनॉर्मल एक्टिविटी थोड़ी सी शुरू हो जाती है, तो यही होता है भाव आना। तो बरुआ को ठाकुर देव के भाव आते हैं। इसके बाद देखते हैं बड़का देव। इन्हें बड़ा देव भी कहते हैं। कोल जनजाति का मानना है कि बड़का देव हर वस्तु में व्याप्त है, इसलिए महादेव भगवान शंकर बड़का देव के रूप में पूज्य है। यानी बड़का देव की जो बड़का देव जो है वो भगवान शंकर है या भगवान शंकर का रूप है और हर चीज में व्याप्त है। गांव की पूर्व दिशा में बड़का देव का स्थान होता है। बड़का देव की पूजा हर जनजाति समूह में देखने को मिलती है। तो एक तरह से बड़का देव की पूजा हर जनजाति समूह में मिलती है, क्योंकि शंकर जी की पूजा हर जनजाति में होती है किसी न किसी रूप में। कोल समाज में बड़का देव के रूप में शंकर जी को पूजा जाता है और हर वस्तु में ये व्याप्त माने जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अहिरा बाबा। अहिरा बाबा ये मुख्यतः अहिर जाति के देवता हैं। अहिरों के संपर्क में रहने के कारण कोल भी अहिरा बाबा को मानते हैं। कोल जनजाति का संपर्क अहिर समाज से बहुत ज्यादा रहा है और इसीलिए अहिरों के जो देवता हैं अहिरा बाबा, कोल समाज के लोग भी अहिरा बाबा को मानते हैं। इनकी स्थापना घर के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा में मिट्टी के 2 शिवलिंग बनाकर बाबा और बबाइन के रूप में की जाती है। घर के अंदर, जैसा कि लिखा है, घर के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा में 2 शिवलिंग बनाकर बाबा और बबाइन की पूजा जो है अहिरा बाबा के रूप में
की जाती है। अहिरा बाबा घर गृहस्थी और सुख के सबसे बड़े देवता हैं। ध्यान रखेंगे, अहिरा बाबा, बाबा और बबाइन दो शिवलिंग बनाए जाते हैं और ये घर की सुख समृद्धि के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। घासी घमसान ये कोलों के पूर्वज है। माना जाता है कि बाघ से कोलों की रक्षा करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। कोल पुत्र कामना और मंगल कामना के लिए इनको पूजते हैं। तो घासी घमसान कोलों के पूर्वज हैं और सिंह से लड़ते हुए ऐसा माना जाता है कि कोल समाज के लोगों की रक्षा सिंह से करते हुए ये इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए इनकी जो पूजा है वो जो है वो देवता के रूप में होती है। इसके बाद सन्यासी देव, ये बाहरी बाधा तथा बीमारियों से गांव के में प्रवेश को रोकते हैं। गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे चबूतरा बनाकर इनकी स्थापना की जाती है। त्रिशूल एवं चुनरी सन्यासी देव की पहचान है। सन्यासी देव गांव के बाहर इनकी स्थापना किसी वृक्ष के नीचे होती है। त्रिशूल और चुनरी चढ़ाई जाती है और यह माना जाता है कि सन्यासी देव गांव के बाहर से आने वाली विपत्तियों को गांव में आने से रोक देंगे। इसलिए इनकी पूजा जो है वो की जाती है और गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे इनकी स्थापना की जाती है। मान्यता यह है कि बाहर से आने वाली विपत्तियों को ये गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसके बाद देखते हैं वनस्पति देवी। वन देवी के रूप में इनकी पूजा होती है। उपयोगी वनस्पतियों की देवी भी इन्हें माना जाता है। कोल जंगलों में जंगली जानवरों की रक्षा के लिए वनस्पति देवी की पूजा करते हैं। तो वनस्पति देवी की परिकल्पना जो है वो वन देवी के रूप में हुई है। चूंकि जनजाति है और वनों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जंगलों में जाती है, जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, इसलिए वनस्पति देवी की पूजा जो है वो की जाती है कि ये जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करे। और ये बेसिकली जो है वो वन देवी का एक रूप है। अब देखते हैं कोल समाज के नृत्य एवं गान के बारे में। तो कोल दहका, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शादी के अवसर में लड़का एवं लड़की, पुरुष एवं महिला जो है वो मंडप के नीचे कोल दहका नृत्य करते हैं। तो बेसिकली ये दहका नृत्य है, कोल समाज द्वारा किया जाता है। तो पूरा नाम इसका कोल दहका हो गया है। कोल दहका कोलों का सर्वप्रिय नृत्य है। ध्यान रखेंगे, कोल दहका का तात्पर्य कोलों का दहकना, यानी अति उत्साह, उमंग और ऊर्जा के साथ नृत्य करना है। कोलों का दहकना, दहकने का मतलब अति उत्साह, उमंग और ऊर्जा है, जो कि वो उनके नृत्य में देखने को मिलती है। इसे कुल्हाई नाच भी कहते हैं। सगाई, विवाह, छठी आदि के अवसरों पर होता है, यानी किसी भी शुभ अवसर पर यह होता है। इसे कुल्हाई भी कहते हैं, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। कोल दहका या कुल्हाई इसे कहा जाता है। केहरा नृत्य मुख्यतः बघेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। केहरा नृत्य बघेलखंड के कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैलियों में नाचते हैं। इस नृत्य का मुख्य ताल कहरवा है। कोलों के अलावा बारी जाति के लोग भी यह नृत्य जो है वो करते हैं। तो बारी जाति, जो कि दोना पत्तल का काम करती है जाति, वो बारी जाति है। तो केहरा नृत्य कोल जनजाति के अलावा बारी जाति के लोग भी जो है वो केहरा नृत्य करते हैं। और केहरा नृत्य कहाँ पाया जाता है? कोल जनजाति, जो कि बघेलखंड में निवास करती है। इसके अलावा दो तलिया और नारदी नृत्य भी प्रमुख हैं। गीत देखते हैं तो सोहर, कजली, टप्पा, मांगर माटी, तेल चढ़ाना, मड़वा, जनवासा, लावा परोसना, परछन, गारी, सुहाग, सजनई, दादर, किल्हाई दादर, भगत, लोरी, भाग आदि। और इसके अलावा भी जितने भी आप गीत जानते होंगे आधुनिक समाज में, समृद्ध परिवारों में, बड़े घरों में जो गीत होते हैं वो सारे कोल समाज में पाए जाते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो आइए अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, सिंगल लाइन फैक्ट्स, जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोल जनजाति के सिंगल लाइन फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य। विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण में कोल जनजाति का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा कोल अपने को रामायणकालीन शबरी की संतान मानते हैं। शबरी माता, जो कि रामचंद्र जी को चक कर बेर खिलाती थी और बड़े प्रेम से उन बेर को भगवान राम ने खाया था। तो माता शबरी कोल जनजाति के लोग, रामायणकालीन संबंध अगर आपसे कोई पूछे कि कोल जनजाति का किससे है, तो माता शबरी से कोल जनजाति अपना संबंध जो है बताते हैं। उनको अपनी माता मानते हैं, उनसे शबरी से अपनी उत्पत्ति कोल जनजाति के लोग बताते हैं। सब माता शबरी को अपनी संतान मानते हैं। उसके अलावा कोल जनजाति का उल्लेख महाभारत में पांडवों के वनवास के समय मिलता है। पांडवों के वनवास के समय एक कोल जनजाति के राजा का उल्लेख मिलता है, जिनका नाम था कोल दैत्य।
महाभारत और गार्गी संहिता में एक प्रतापी बलशाली कुल राजा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल राजा कुल दैत्य का उल्लेख मिलता है। इनका उल्लेख गार्गी संहिता और महाभारत में किया गया है। तो कुल जनजाति के राजा कोल दैत्य नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले अस्थि पंजरों में कोलों जैसी मुख मुद्रा वाले अवशेष भी मिले हैं। ऋग्वेद में वर्णित कोल्हट जनजाति संभवतः कोल जनजाति है। ऋग्वेद में कोल्हट जनजाति का जो जिक्र किया गया है तो कोल्हट का संबंध कोल जनजाति से माना गया है। इसके अलावा माड़ा सीधी ध्यान रखेंगे, सीधी सिंगरौली के आसपास माड़ा के कोल राजा मणनिहा, माड़ा से बना मणनिहा या मणनिहा के नाम पे ही माड़ा का नाम पड़ा, ऐसा भी अपन मान सकते हैं। मणनिहा ने 15वीं सदी में अकबर के विरुद्ध, 15वीं सदी में अकबर के विरुद्ध जब अकबर का शासन चल रहा था यहां, अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप की सैन्य बल से सहायता की थी। वीर महाराणा प्रताप की सैन्य बल से सहायता की थी माड़ा सीधी के कुल राजा मणनिहा ने 15वीं सदी में अकबर के खिलाफ। बहुत महत्वपूर्ण सिंगल लाइन फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा त्योंथर रीवा ध्यान देंगे, जहां मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीवा से इनकी उत्पत्ति मानी गई है, कोल जनजाति की उत्पत्ति हुई है और यहां से निकल के संपूर्ण भारत और विश्व में जहां जहां भी आज कोल जनजाति के लोग हैं वो रीवा से ही निकल के गए हैं। तो त्योंथर रीवा में आज भी कोल राजा की गढ़ी है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा अभी कि कोल राजा की गढ़ी त्योंथर में आज भी मौजूद है। इनका वध बघेलखंड के क्षत्रिय राजाओं द्वारा त्योंथर के गांव भलुआ, ध्यान देंगे, इनका वध बघेलखंड के क्षत्रिय राजाओं द्वारा, जो कि उस समय के राजा रहे होंगे क्षत्रिय राजा, त्योंथर के गांव भलुआ में रात्रि भोज के दौरान कर दिया गया था। गढ़ी में कुलैया देव निवास करते हैं, गढ़ी में कुलैया देव निवास करते हैं। तो ध्यान देंगे यहां पे एक चीज कि रीवा के त्योंथर में आज भी कोल राजा की गढ़ी है। वहां पे एक समृद्ध और ताकतवर और काफी अधिक उनके पास संपत्ति भी थी, कोल राजा थे जो अपने परिवार का जो संबंध है वो क्षत्रिय परिवार से करना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय ऐसी चर्चाएं हुई कि वो क्षत्रिय जो समाज है उस समय का राजाओं का, वहां पे अपने घर का संबंध जो है वो शादी ब्याह वाला संबंध करना चाहते थे और ये चीज जो है उस समय के क्षत्रिय राजाओं को गवारा नहीं थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें अपनी ग्लानि महसूस हुई होगी। जो भी हुआ हो, धोखे से उन्होंने गोण राजा की हत्या कर दी एक गांव में जिसका नाम है भलुआ गांव। रात्रि में भोजन के लिए उन्हें बुलाया जाता है और धोखे से गोण राजा की बघेलखंड के क्षत्रिय राजाओं द्वारा कायरता पूर्वक उनकी हत्या जो है वो कर दी जाती है। तो ये एक बहुत घिनौना कृत्य है जो उस समय के क्षत्रिय राजाओं द्वारा किया गया था। काले पन्नों में लिखा गया है इतिहास में, वो काफी एक घिनौना कृत्य क्षत्रिय राजाओं द्वारा जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कई तरीके हो सकते हैं उसके रहे हों, परंतु इतिहास में हमें ये देखने को मिलता है और जितना इसमें मुझे मिला मैंने आपको बता दिया। महुआ की मदिरा मदाइन कोलों का प्रमुख पेय पदार्थ है और मदाइन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कहां पिलाई जाती है, प्रसव पीड़ा में आराम लगे इसके लिए मदाइन जो है वो महिला को पिलाई जाती है जिससे प्रसव पीड़ा होती है। कोल सावन के महीने में हरियाली अमावस्या मनाते हैं, खिचरहाई मकर संक्रांति को कहते हैं। सावन के महीने में हरियाली अमावस्या और जो खिचरहाई होता है वो किसे कहते हैं, मकर संक्रांति को, जो कि अभी पिछले महीने ही हुआ था। नए अनाज के आने पर नवाखानी त्योहार मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे नवाखानी त्योहार नए अनाज के आने पे मनाया जाता है। कोल मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहते हैं, कोल मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है, श्रमिक भी हैं, महिला पुरुष दोनों बराबर का योगदान करते हैं। बघेलखंड के कई क्षेत्र ऐसे हैं, सीधी सिंगरौली क्षेत्र कुछ ऐसे हैं, रीवा में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोयले की खदानें बहुत ज्यादा हैं। तो कोयले के खदानों में भी श्रमिक वर्ग जो है वो संभव ज्यादातर जो है वो कोल समाज के ही, कोल आदिवासी लोग ही वहां पे श्रमिक का कार्य भी काफी ज्यादा कर रहे हैं कोल समाज के लोग। इसके अलावा राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण, ध्यान देंगे राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना 6 जून 2011 को की गई थी। प्रदेश की, मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना 6 जून 2011, डेट याद रखेंगे 6 जून 2011 को की गई थी। 1831-32 में छोटा नागपुर जो कि झारखंड के आसपास का एक पठारी इलाका है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और वहां के कुछ इलाकों को मिलाकर छोटा नागपुर का पठार बनता है। तो छोटा नागपुर में कोलों ने अंग्रेजों के खिलाफ
कोल विद्रोह 1831-32 में कोलों ने कोल विद्रोह किया था। अंग्रेजों की जो उस समय दमन की नीति थी और शोषण की नीति थी, उसके खिलाफ कोल समाज ने कोल विद्रोह किया था। इसमें बुधु भगत, जोवा भगत, मदरा महतो और छिद्राई मानकी प्रमुख कोल नेता जो थे उस विद्रोह में थे। इसके अलावा सूरवीर क्रांतिकारी मान सिंह, जिन्हें महुआ कोल भी कहते हैं, मान सिंह जिन्हें महुआ कोल भी कहते हैं, 1857 की बुंदेला क्रांति में इन्होंने कई युद्ध लड़े थे। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी बुंदेला क्रांति में थी। तो बुंदेला क्रांति से जोड़ के अगर भी एक सवाल पूछ लिया जाए आपसे कि कोल जनजाति के कौन से महान क्रांतिकारी शामिल थे, तो वो थे मान सिंह जिन्हें महुआ कोल कहा जाता था। तो कोल जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको दी। जाहिर है ये चीजें आपको कहीं ना कहीं अवश्य मदद करेंगी और लगातार पढ़ते रहें, अपना प्रयास जारी रखें। तब तक के लिए नमस्कार।